अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिक्स का जो चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। आज हम जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और उसके साथ कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आ जाती है पार्टिकल की डेफिनेशन। कैसे नज़र आ रहा है आपको? अ बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल स्मॉल डायमेंशंस इज़ कॉल्ड पार्टिकल। फिर बॉडी की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशंस पिछली क्लासेस में सारी हमने की हुई हैं, इसलिए हम इनको जस्ट रिव्यू करेंगे थोड़ा सा। अ मैटर विच ऑक्यूपाइज अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ स्पेस इज कॉल्ड अ बॉडी, और अ बॉडी मे बी रिगार्डेड एज अ एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स। आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। रिजिड बॉडी क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स इनवेरिएंट सो दैट द बॉडी चेंजेस इट्स शेप इन एनी वे। अच्छा, इसका मतलब है कि रिजिड बॉडी ऐसी है कि जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए, एक्सटर्नल फोर्स या कोई इंटरनल भी हो सकती है, इंटरनल फोर्सेस के बगैर वो बॉडी जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड रहता है। लाइक कोई भी लकड़ी का ब्लॉक हो गया, मेटल की कोई चीज़ हो गई, किसी भी तरह की कोई चीज़, इसमें सिर्फ आपकी जो लिक्विड है एंड गैसेस हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हर वक्त जो है वो चेंज होता रहता है। अच्छा, मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन in course of time with respect to its surroundings, then the body will call in motion. रेस्ट है। रेस्ट की डेफिनेशन भी वही सिंपल पुरानी जो छोटी क्लासेस में भी हम करते रहे हैं कि अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। अच्छा, फिर नोट है एक छोटा सा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये वैसे सिंपल सी बात है। फोर्स की डेफिनेशन देखें। अ वेक्टर क्वांटिटी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और कांस्टेंट मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी देन द डायरेक्शन इन विच बॉडी रिएक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको भी हम आगे कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के अंदर डिटेल से देखेंगे कि इनफैक्ट लाइन ऑफ एक्शन को हम किस तरह लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या क्या। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में हम देखेंगे मोमेंट को देखेंगे, और डेफिनेटली फोर्सेस की कंपोजिशन को देखेंगे, कपल्स को देखेंगे, और रिडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू वन फोर्स एंड अ कपल और इक्विलिब्रियम फोर्सेस को देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या है? बाय कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस वी सिंपली मीन टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्सेस। द prominent requirement for resultant is to discuss formulas for its magnitude, its resolved parts and direction. अच्छा, इसके लिए हम दो मेथड देखेंगे। एक ज्योमेट्रिकल मेथड है और दूसरा हमारे पास एनालिटिकल मेथड है। ज्योमेट्रिकल मेथड में the resultant of the forces can be considered as resultant of vectors। इसमें हम सारी की सारी फोर्सेस को एज वेक्टर्स डील करेंगे, और जो जो वेक्टर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या उनके थ्योरम्स हैं वही सारे यूज़ करते हुए हम वेक्टर्स का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, और जो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा वही हमारा फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम उसको वेक्टर्स से रिप्रेजेंट करके देन हम सारे रूल्स वेक्टर्स वाले यूज़ करते हुए प्रोसीड करेंगे। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मेथड में हम जो मोस्टली हम रूल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे वो हैं हेड टू टेल रूल, क्योंकि वो एक वेरी कॉमन रूल है वेक्टर्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कंपोजिशन का। फिर पैरेललोग्रामिक लॉ है और ट्रायंगुलर लॉ है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। ये सारे रूल्स हैं वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए, और इसी तरह हमारे पास फोर्सेस के रिजल्टेंट भी इन्हीं मेथड से कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर टू फोर्सेस है, अगर वो कंकरेंट है तो
थ्योरम कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P1 एंड P2 एक्टिंग एट अ सर्टेन एंगल। सो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे सिंपली उसके रिजल्टेंट को R लेट किया हुआ है। यहाँ पे आपको P1 और P2 अल्फ़ा एंगल पे एक्ट करती हुई दो फोर्सेस नज़र आ रही हैं। और अब हम इसको पैरेललोग्रामिक लॉ यूज़ करते हुए रिजल्टेंट इसका फाइंड आउट करेंगे। तो फिगर में नज़र आ रहा है आपको कि OA एक फोर्स P1 को लिया गया है और OB जो है वो दूसरी फोर्स P2 है। यानी फोर्स P1 को OA वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है और इसी तरह P2 जो फोर्स है उसको OB वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम इनको वेक्टर्स कंसीडर करते हुए पैरेललोग्रामिक लॉ अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हमें फिगर में नज़र आ रहा है कि अच्छा, अब एंगल की बात करें, हेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन P1 एंड P2 एंड बीटा इज़ द एंगल बिटवीन P1 एंड R. Moreover, gamma is the angle of P2 with R. सो अगर हम फिगर पे देखें तो हेड टू टेल रूल यूज़ करते हुए हम OC अगर निकालना चाहें देन OC विल बी इक्वल टू OA प्लस AC और AC जो है वो पैरेलल है OB के और इसलिए हम AC को रिप्लेस कर देंगे OB से, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सो रिजल्टेंट हमारा जो है R वो इक्वल आ जाएगा P1 और P2 के। हैंस रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस इज़ फाउंड बाय देयर वेक्टर सम। तो ये वो बता रहा है कि सिंपली जो है हम अगर दो कंकरेंट फोर्सेस का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम उन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे और हमें रिजल्टेंट वहाँ से मिल जाएगा। Now for magnitude of resultant let alpha be the angle between P1 and P2 then R square हम लेंगे R dot R। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो R डॉट R करने से P1 प्लस P2 का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने P1 प्लस P2 के साथ, इसको एक्सपेंड किया तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर के साथ हमें 2 टाइम्स यहाँ पे 2 टाइम्स P1 magnitude P2 magnitude and cos of the angle between P1 and P2 that is alpha। सो हमने यहाँ पे R मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी थी तो हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और हमें यहाँ से रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिल गई। मोर ओवर वी कैन फाइंड मेजर्स ऑफ द एंगल मेड बाय R विद द गिवन फोर्सेस P1 and P2। लेट beta be the angle of R with P1 and gamma be the angle between R and P2 then from triangle OAC by law of sines। law of sines का हमें अच्छे से पता है कि वो वेक्टर्स पे अप्लाई होता है और वेक्टर्स यहाँ पे हमारी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ साइंस कहता है ईच फोर्स, इसका हम नेक्स्ट आके थ्योरम भी देखेंगे। ईच फोर्स वो इनफैक्ट असल में साइड्स को ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ट्राइंगल की बात करें जो कि हमारे पास OAC फिगर में नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे ईच साइड इज़ प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू होता है। ईच फोर्स इज़ प्रपोर्शनल टू द साइड या ईच साइड कह लें आप लॉ ऑफ साइंस में, ईच साइड इज़ प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। यानी अगर हम साइड OA की बात करते हैं तो उसके ऑपोजिट जो एंगल हमें नज़र आ रहा है वो गैमा है। तो हम OA की मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे साइन गैमा से, तो वही सेम रेशो आएगी जो कि OC को जब हम साइन ऑफ 180 माइनस गैमा, ये तो हमारे पास थर्ड एंगल है ना, या OB को हम साइन बीटा से डिवाइड करेंगे तो इनकी रेशो जो है वो सेम आती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि OA क्योंकि हमारी फोर्स P1 को रिप्रेजेंट कर रहा था तो हमने OA जो मैग्नीट्यूड है उसको फोर्स की मैग्नीट्यूड से रिप्लेस कर दिया जो कि P1 है। सो P1 बाय साइन गैमा इज़ इक्वल टू R बाय साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू P2 बाय साइन बीटा। ये हमारी तीनों फोर्सेस हैं और ये प्रपोर्शनल हैं साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू के।
अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं इसी फार्मूला के। व्हेन P1 एंड P2 हैव सेम डायरेक्शन, तो आपका अल्फ़ा जो है वो 0 डिग्रीज हो जाएगा। सो R इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P1 P2 इंटू कॉस 0 डिग्रीज। तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ P1 प्लस P2 होल स्क्वायर बन जाता है ये। तो ये कैंसिल होने के बाद रिजल्टेंट आपको सिंपली दोनों फोर्सेस को ऐड करते हुए मिल जाएगा, और इसी को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट। अब अगर आपका अल्फ़ा जो है वो 180 डिग्रीज हो तो आपका कॉस 180 आपको -1 आंसर देगा, जिसकी वजह से ये P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और रिजल्टेंट जो है वो लीस्ट आपको मिलेगा, यानी सबसे छोटा। नेक्स्ट, अगर आपका 90 डिग्रीज यानी दोनों फोर्सेस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए तो आपको P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो रिजल्टेंट देगा। अब ये सारे केसेस हमने देख लिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा टॉपिक है 3 नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। पहले हमारी थी 2 फोर्सेस और अब हमारी 3 फोर्सेस हो गई हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द 3 नॉन कोप्लेनर फोर्सेस P1 P2 P3 एक्टिंग एट O, जैसे फिगर में नज़र आ रहा है आपको, गिवन बाय OA OB OC एज शोन इन फिगर। तो ज्योमेट्रिकली वी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोपिड हुज एजेस आर OA OB एंड OC। सो पैरेललोपिड को अगर हम देखें तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, बल्कि इसको 2 डायमेंशन में हम करते हैं। 2 फोर्सेस का हम रिजल्टेंट पहले कैलकुलेट करेंगे, देन हम उसमें थर्ड फोर्स जो है वो ऐड करेंगे। वो कहता है इसके लिए आप ऐसा करें, पैरेललोग्रामिक लॉ यूज़ करते हुए पैरेललोग्राम जो OADB है, यहाँ पे अगर आप देखें तो OADB, ये जो आपको नज़र आ रही है पैरेललोग्राम, इसको अगर आप देखें तो रिजल्टेंट यहाँ से आपको मिलेगा OA प्लस AD इज इक्वल टू OD। सो AD जो है वो पैरेलल है OB के, सो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू OD हमें यहाँ से मिल गया। अब हम पैरेललोग्रामिक लॉ यूज़ करेंगे ODEC पे, सॉरी ये है जी OD और इसके बाद ये आपका E और वो ऊपर आपको C नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे हम यूज़ करते हुए OD प्लस OC का रिजल्टेंट जो है वो OE कैलकुलेट करेंगे, जो कि वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें मिलेगा P1 प्लस P2 प्लस P3, दैट इज़ द डायगोनल OE ऑफ पैरेललोपिड इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द 3 कंकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। और इसी को जनरलाइज करें तो हमें पता चलता है कि अगर आपकी फोर्सेस ज़्यादा भी हैं तो उनका रिजल्टेंट हम सिंपली सारी फोर्सेस को ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट है वैसे ही नीचे छोटा सा दिया हुआ है, पैरेललोपिड इज़ फॉर्म्ड इन स्पेस और पैरेललोग्राम इज़ फॉर्म्ड इन ग्राउंड, यानी वो 2 डायमेंशन में होती है पैरेललोग्राम और 3 डायमेंशन में पैरेललोपिड होती है। नेक्स्ट देखते हैं पेज। अब है हमारे पास सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। सो इसको आप खुद ही देखेंगे, इसमें हम सारी फोर्सेस को हेड टू टेल रूल यूज़ करते हुए ऐड करेंगे और उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, और इसका रिजल्ट भी हमें सिंपली जो है वो मिलता है कि R जो है वो इक्वल होगा सारी फोर्सेस के सम के। अब हम आते हैं एनालिटिकल मेथड पे। द बेस ऑफ एनालिटिकल मेथड इज़ द फॉलोइंग थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, इफ़ R इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस P1 P2 P3 अप टू Pn, then the component of R in any direction is equal to the algebraic sum of the components P1 P2 P3 अप टू Pn in the same direction। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। वो कहता है कि अगर आपको सारी फोर्सेस का कंपोनेंट चाहिए किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन आपकी मर्ज़ी की हो सकती है, एक डायरेक्शन में सारी फोर्सेस के कंपोनेंट्स का सम चाहिए यानी रिजल्टेंट चाहिए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले
रिजल्टेंट कैलकुलेट करें। रिजल्टेंट का उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर हमने कंपोनेंट जो है वो कैलकुलेट करना है तो हम सारी फोर्सेस के उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लेके उनको ऐड करेंगे तो वो सेम होगा। ये दोनों तरह से हम चल सकते हैं कि अगर हमने रिजल्टेंट को किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेना है तो हम सारी फोर्सेस का क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट्स जो हैं वो सारे इकट्ठे करके उनको ऐड करेंगे तो वो रिजल्टेंट का उसी डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, प्रूफ की तरफ चलते हैं। वी नो दैट रिजल्टेंट ऑफ आर ऑफ द फोर्सेस इज गिवन बाय द इक्वेशन के सारी फोर्सेस का सम कर लें तो हमें रिजल्टेंट मिल जाता है। लेट यू बी द यूनिट वेक्टर इज़ इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन देन कंपोनेंट ऑफ आर इन दिस डायरेक्शन इज़, वो कैसे आएगा, हम उसके साथ यानी हमें मैग्नीट्यूड आर की चाहिए और डायरेक्शन जो है स्पेसिफिक जो भी चाहिए उस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर लेके सिंपली आर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे द आर इज़ इक्वल टू ये जो ऊपर ये वाली जो इक्वेशन है इस पे दोनों साइड्स पे u के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो अलग अलग खोलेंगे तो हमें ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। Hence, component of r along u is equal to the algebraic sum of components of all forces along u. Resultant of coplanar forces की तरफ आते हैं। Suppose we are given coplanar forces that are P1, P2, P3 up to Pn acting at a point O. Let OX and OY be taken on x-axis and y-axis respectively. Further, suppose that theta 1, theta 2, theta 3 up to theta n be the angles made by the forces respectively. अच्छा, इसकी फिगर देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे ये फिगर आपको नज़र आ रही है। थीटा जो है वो आपका रिजल्टेंट का एंगल है विद द एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट को हम सारी फोर्सेस के आई कंपोनेंट्स ले लेंगे यानी एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम पी आई से शो करेंगे और पी आई मीन्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to n यानी 1 यहाँ पे लिखेंगे तो फोर्स P1 बन जाएगी, 2 लिखेंगे तो फोर्स P2 हो जाएगी एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें एंड थीटा बी द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट आर विद एक्स एक्सिस। कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस पी आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर P1 cos या पी आई कह लें आप इसे, पी आई कॉस थीटा आई एंड पी आई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आई। अब 90 माइनस थीटा जो है वो आपका साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और यूजुअली वैसे हम लेते भी ऐसे ही हैं कि एक्स कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम कॉस थीटा के साथ लेते हैं और वाई कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम साइन थीटा के साथ लेते हैं। सो जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा दैट इज़ एक्स आई, ये वाला एक्स आई या एक्स वन भी हम इसको कह सकते हैं। एक्स आई लें तो वो होगा इज इक्वल टू P1 cos थीटा 1 कहेंगे। यहाँ पे हमने ना आई या तो सारा आई लिखना है या सारा 1 लिखना है और इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा। अगर हम आई लिखेंगे तो वो जनरलाइज हो जाएगा और अगर हम 1 लिखेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा फोर्स P1 के लिए। एंड देन जो कैपिटल एक्स है इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आ जाएगा और कैपिटल वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब आप थ्योरम को अगर हम लें तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जो कि कैपिटल एक्स है वो होगा सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके दैट इज इक्वल टू समेशन ओवर एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। सो पी आई कॉस थीटा आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारी फोर्सेस के हम जो है कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ले लेंगे और इसी तरह वाई वाला हो जाएगा। सो रिजल्टेंट जो है वो निकलेगा एक्स आई प्लस वाई जे करके और यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स का सम और वाई है सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स का सम जिनको हम कहेंगे कि ये रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए हम मैग्नीट्यूड जैसे हमने पीछे किया था
या अगर नहीं भी किया तो यहाँ पे हम क्योंकि हमारा वेक्टर जो है रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड की तरह कैलकुलेट करेंगे और जिस तरह वेक्टर का हम एंगल लेते हैं तो उसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे। सो रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा यानी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा यानी रिजल्टेंट का एंगल अगर निकालना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। रिजल्टेंट ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ये भी बहुत आसान इंतहाई सिंपल है, इसको आप खुद देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। ये सिर्फ उसको जनरलाइज किया हुआ है। अगर आप रिजल्ट्स की तरफ आएँ तो जो आर है यहाँ पे, ये आर, ये अगर तीन कंपोनेंट्स हैं सारी फोर्सेस के, तो उन तीन कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम और उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकल आ जाएगी। और इसी तरह डायरेक्शन अगर हमने निकालनी हो तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर और कॉज बीटा वाई बाई आर, और कॉज गैमा जो है दैट विल बी इक्वल टू जी बाई आर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टेट एंड प्रूफ लैम्डा म्यू थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट देखें इसकी, इफ़ टू कंकरेंट फोर्सेस लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये यहाँ पे थोड़ी सी ये जो लाइन है ना इसको ज़रा आप ठीक कर दीजिएगा। इसकी स्टेटमेंट में आएगा इफ़ टू कंकरेंट फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये वाली लाइन जो है ना इसको छोड़ दें, ये जो पहले नज़र आ रही है। इफ़ टू concurrent forces are represented by lambda OA and mu OB, then their resultant is lambda plus mu OC, where OC divide AB into ratio AC ratio CB is equal to mu ratio lambda। प्रूफ इसकी तरफ बल्कि इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्टेट एंड प्रूफ है लैम्डा म्यू थ्योरम, ये पेपर में भी इसी तरह आएगा। इसको हम वेक्टर एनालिसिस में भी देखेंगे, लेकिन पेपर में जब आपको आएगा तो स्टेट एंड प्रूफ लैम्डा म्यू थ्योरम, ये नाम वाले जितने थ्योरम्स हैं इनकी सिर्फ नाम पेपर में दिया जाएगा, इनकी स्टेटमेंट आपने खुद लिखनी है वहाँ पे। सो इनकी स्टेटमेंट जो है इसको भी आप ज़ुबानी याद करेंगे। प्रूफ की तरफ चलते हैं। कंसीडर टू फोर्सेस लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी एज शोन इन फिगर, देन ओ सी डिवाइड्स ए सी एंड सी बी इंटू रेशो म्यू रेशो लैम्डा, देन फ्रॉम फिगर। अब फिगर में अगर हम देखें तो म्यू रेशो लैम्डा यानी ये दो कोई से दो नंबर्स हैं, ये आपके 2 और 3 भी हो सकते हैं, 2 और 5, 1 1 हो सकते हैं, 2 2 हो सकते हैं, 3 5 हो सकते हैं, किसी भी रेशो में आप दो ये जो है फैक्टर्स वो ले सकते हैं। सो ए सी को की रेशो अगर हम सी बी के साथ लेते हैं तो वो आती है म्यू रेशो लैम्डा, और यहाँ पे अगर हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखें तो वैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, फिर हमने क्या किया म्यू सी बी जो है इसको दूसरी साइड पे ले गए, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब हमने जो है सी बी को चेंज किया बी सी में, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ऑल्सो फ्रॉम फिगर अगर आप देखें तो ओ ए जो वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ ए को हेड टू टेल रूल या लॉ ऑफ ट्राइंगल यूज़ करें, ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए, वो इस तरह से होगा। ऑल्दो कि आपको फिगर में एरो दूसरी तरफ नज़र आ रहा है, लेकिन आपने हेड टू टेल रूल यूज़ करना है जिसमें आपका ओ ए इक्वल आएगा ओ सी प्लस सी ए, और इसी तरह ओ बी जो है वो ओ सी प्लस सी बी बन जाएगा। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को लैम्डा से और इक्वेशन नंबर 3 को म्यू से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करें, देन हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से हम लैम्डा प्लस म्यू ओ सी जो है इन दोनों के साथ कॉमन आ रहा था वो हमने अलग लिख लिया, और ये वाला जो है फैक्टर हमें अलग से मिल गया। अच्छा, अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 पे जाएँ जो कि ये वाली है, इसकी तरफ जाएँ तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो वो तो ज़ीरो है, ज़ीरो हमने यहाँ पे पुट किया, ये वाला फैक्टर सारा ज़ीरो हो जाएगा,